जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अपर लिम्ब के सेक्शन में बस एल्बो का इंपॉर्टेंट रह गया है। एल्बो वाला सेक्शन है, उसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ें सिर्फ लैटरल, मिडिल, एपिकॉन्डल लैटेक्स, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। उससे पहले हम लोग ना थेरा की जो मेजर चंक्स है ना, मेजर चैप्टर्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। हिप और नी, ठीक है। हिप का स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, ठीक है। यहीं से इसके अंदर अच्छा एनाटमी और फंक्शन के अंदर आपको 2-3 चीज़ें मेजर बातें बतानी चाहिए इस चैप्टर में, इस पेज में से, वो मैं डायरेक्टली बता के आगे चलते हैं मेजर सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास एक आपको ये बताना चाहिए कि जो गर्डल है वो एक ट्राइएक्सियल जॉइंट है, ठीक है। एमसीक्यू के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास पेल्विस जो है इनॉमिनेट, इनॉमिनेट को अगर आप वर्ड वाइज देखोगे ना, इनॉमिनेट इज समथिंग जो मूव नहीं कर सकती, जो फिक्स, हमें ऑलरेडी पता था पेल्विस के ऊपर बहुत मिनिमल मूवमेंट हो रही होती है। पीछे हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर हल्की फुल्की होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस पे बहुत मिनिमल होती है, और जो मेजर हमारा हिप गर्डल है उसके ऊपर प्रॉपर मूवमेंट हो रही है। जो पेल्विस है वो इनॉमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जॉइंट्स का मैं ऑलरेडी बता दिया, प्यूबिक सिम्फिसिस है, पीछे सैक्रोइलिक 2 जॉइंट्स हैं, और साइड में हमारे पास 2 लगे हुए हैं हिप जॉइंट्स। इसके अंदर और एमसीक्यू के लिए और कुछ भी नहीं, हाँ ये है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एंगल नॉर्मल बता दिया हुआ है। अगर हम लोगों ने चेक करना हो कि ये एसिटेबुलम है, ठीक है, ये नेक ऑफ फीमर और फीमर है, इसके दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, अगर एमसीक्यू के लिहाज से आ जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट इज 125 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद आगे हम लिगामेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। लिगामेंट्स का क्या सीन है, यहाँ से पहले, अच्छा ये पहले ये देख लो, ठीक है। अगर हम एंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दिस इज द पेल्विस, ठीक है, हमारे पास पेल्विस है, एक साइड का पेल्विस मैं बता रही हूँ, ये फीमर है, ठीक है, नेक ऑफ फीमर और ये फीमर है। इसके अंदर 3 बड़े लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ये प्यूबिस है आगे, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता, सारी कहानी नेट में पढ़ के आए हैं। ये आइलियम है, और पिछली साइड के ऊपर स्केम लगी हुई होती है। जो आइलियम से फीमर तक एक इलियोफेमरल, प्यूबोफेमरल, अगर उसको पोस्टीरियर रीजन के ऊपर लेके जाओ तो हमारे पास एक स्कियोफेमरल बन जाता है। इसके अंदर सिर्फ 2 बातें याद रखने वाली हैं। एक, ये तीनों जॉइंट्स हैं ये एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है, मेजर तीनों जो लिगामेंट्स हैं ये एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं कि एक्सेसिव एक्सटेंशन ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इन 3 का अपना अपना रोल भी है। जो आइलियोफेमरल है, आपने हमेशा एनाटमी के लिहाज से याद रखना है कि वो प्रिवेंशन किस चीज़ में करेगा, किस चीज़ को स्टेबलाइज करेगा। इलियोफेमरल आगे लगा हुआ है, अच्छा इलियोफेमरल इस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है, तो इसने क्या करना है, हमारे पास एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के साथ इसने, अच्छा सॉरी मैं खुद भी भूल गई थी थोड़ा सा। इलियोफेमरल ऊपर नहीं लगा हुआ था, इलियोफेमरल ने एंटीरियर पोर्शन है इसको कवर किया होता है पूरा, पूरी की पूरी आइलियम यहाँ पे आ रही होती है ना, तो बस इसकी एनाटमी वाइज याद रख लो। आइलियम आगे लगी हुई है तो इसने एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करना है। हम लोगों ने एनाटमी वाइज, अगर पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, ये पेशेंट की प्यूबिस है, प्यूबिक सिम्फिसिस, और साइड पे ये हमारे पास फेमरल यहाँ पे फीमर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आगे लिगामेंट लगा होगा ना हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है कि जब एक्सटर्नल रोटेशन होती है, इमेजिन ये हमारे पास ये फेमरल कॉन्डाइल है, ठीक है, फेमरल नेक और हेड है, और ये फीमर है। अगर आप एक्सटर्नली रोटेट करोगे तो आपका हेड यू मूव कर रहा है, ठीक है, बाहर को मूव कर रहा है। अब इमेजिन करो यहाँ पे इलियोफेमरल लिगामेंट लगा हुआ है, और इलियोफेमरल लिगामेंट एक्सटेंशन तो साथ प्रिवेंट कर ही रहा है, लेकिन अब ये एक्सटर्नल रोटेशन भी साथ प्रिवेंट कर रहा है। तो इलियोफेमरल लिगामेंट का एक रोल क्या हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा हमारे पास प्यूबोफेमरल लिगामेंट कहाँ पे लगा हुआ है, नीचे वाली साइड पे। ये प्यूबिक होती है ना, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिस होता है, प्यूबिस नीचे लगा हुआ होता है। इसने क्या करना है, आप सोचो कि यहाँ पे ये प्यूबिक फेमरल, अगर आप एक्सेसिव एबडक्शन करने की कोशिश करते हो तो ये जो लिगामेंट यहाँ पे होता है, लिगामेंट इनर्ट स्ट्रक्चर जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हमारे पास एक्सेसिव एबडक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है। जो इसके फेमरल होता है, आप इमेजिन करो एक्सटर्नल रोटेशन बाहर को हो रही थी, इंटरनल रोटेशन में आपका हेड पीछे को मूव कर रहा होता है, तो पीछे का एक इनर्ट स्ट्रक्चर इनफ्लेक्सिबल एक लिगामेंट लगा हुआ है, तो उसने एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये 3 कहानी होगी, एक्सटेंशन तीनों प्रिवेंट करें। इलियोफेमरल जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन को, स्कियोफेमरल इंटरनल रोटेशन को, और प्यूबोफेमरल एबडक्शन को प्रिवेंट करें, ठीक है। बस यही कहानी है इसके अंदर। उसके अलावा मोशन ऑफ फीमर और पेल्विस से सही वही कन्वेक्स करके रूल है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, पहले आप पढ़ में बहुत डिटेल में करके आए हैं। इसके अलावा हमारे पास मसल्स का, अच्छा मेजर मसल्स ना, ये इतनी डेप्थ में याद ना रखो, लेकिन मेजर मसल्स हमारे पास ये पता होना चाहिए कि जो हिप, बड़ा हिप फ्लेक्सर इलियोसॉरस होता है, ठीक है, हमारे पास बड़ा हिप एक्सटेंसर ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। सबसे बड़ा जो एबडक्टर है वो हमारे पास ग्लूटियस मीडियस होता है। एक्सटर्नल रोटेटर सारे हमारे पास, एक्सटर्नल वो सारे आ जाते हैं, ऑप्टेटर इंटरनस, ऑप्टेटर एक्सटर्नस, उनकी पूरी ऑप्टेटर फैमिली। और ये चीज़ याद रखनी है, एमसीक्यू में मेरे सेंटर में भी आया था कि इंटरनल रोटेटर कोई प्राइम मूवर नहीं है, यानी कि जब इंटरनल रोटेशन इधर उधर के मसल सारे मिलकर कर देते हैं, लेकिन इसका कोई अपना स्पेसिफिक मसल नहीं जो इंटरनल रोटेशन करा रहा होता है, ठीक है। वो भी हमारे पास अगर इंटरनल रोटेशन आ रही हो तो वो टेंसर फेशियल लाटा, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और एडक्टर लॉन्गस वगैरह करा देते हैं। इसका अपना कोई स्पेसिफिक बेचारे का खास मसल नहीं है जो इंटरनल रोटेशन करा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी सारी कहानी में ऑलरेडी सारा कुछ जो है ना स्पाइन में बता के आई हूँ। इसके अंदर बस ये चीज़ याद रखने वाली है कि, अच्छा ये जो स्टेबलाइजर्स की बात हुई ना, यहाँ पे ये मैंने किसी ने अगर देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेते ले लो, दिस इज दिस वन। इसमें हमारे पास क्या होती है कहानी, ये स्पाइन है, ठीक है, दिस इज द पेल्विस, दिस इज द स्पाइन एंड दिस इज द ठीक है फीमर। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, रिमेंबर सारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, नॉर्मली ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं जो हम लोगों ने ये सारी स्पाइन में कहानी पढ़ी हुई है कि यहाँ पे लंबर एक्सटेंसर है, हिप फ्लेक्सर है, यहाँ पे हमारे एब्डोमिनल्स हैं, हिप फ्लेक्सर, हिप एक्सटेंसर, ये मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी डिजायर्ड मूवमेंट हो कि आपने
अब मेन कैरेक्टर कौन है? अब मेन कैरेक्टर स्पाइन और पेल्विस नहीं है, अब मेन कैरेक्टर है हमारे पास फीमर, ठीक है, हिप गर्डल। तो अब जब हमारी डिजायर्ड मूवमेंट हिप फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए भी यही वाले मसल्स रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वो यही हो गया, अगर हम लोग एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा था, नॉर्मली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कौन करा रहा था? हमारे हिप फ्लेक्सर्स नीचे को खींच रहे थे, बैक एक्सटेंशन ऊपर को खींच रहे थे। लेकिन अब डिजायर्ड मूवमेंट क्या है? हमने हिप फ्लेक्शन करवानी है, तो आपने अपनी पेल्विस को स्टेबलाइज करके रखना है। तो उसको स्टेबलाइज कौन करके रखेगा? आगे को जाने को कौन प्रिवेंट करेगा? ऊपर वाले कोर मसल्स, ठीक है। हमारे पास कोर मसल्स एबडक्टर्स हो गए, फिर जैसे हिप एक्सटेंसर्स हो गए। जब ये ऐसा इन्होंने खींच के पकड़ के रखा होगा तो अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की बजाय हिप फ्लेक्सर क्या कराएगा? हिप फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है, उसका जो मेजर रोल था, ठीक है। अब इलियोसॉस या फिर जो फ्लेक्शन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करा रहा था वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट तो स्टेबलाइज होगी, तो अब हिप फ्लेक्शन हो रही है। सेम गोज विद पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, वो भी समझा देती हूँ, समझ आ गई तो आगे भी स्किप कर दो। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या है? पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट नॉर्मली हमारी यू पेल्विक टिल्ट होती, साथ ही हमारे सारे के सारी नीचे वाले जॉइंट, नीचे वाली बोन, नीचे वाले मसल साथ मूव कर रहे थे, ठीक है। कौन करा रहा था? पीछे से हिप एक्सटेंसर खींच रहा था, ऊपर से हमारे पास कोर मसल्स खींच रहे थे। लेकिन अब हम नहीं चाह रहे कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो, अब हम चाह रहे हैं कि हिप एक्सटेंशन हो। तो इस पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को कौन प्रिवेंट करेगा? हमारे पास ये वाली मूवमेंट जो है ये वाली नहीं होनी चाहिए, तो इसके कोर मसल्स हमारे पास हिप या पीछे लंबर एक्सटेंसर, हिप फ्लेक्सर, इसको ये मूवमेंट नहीं होने देंगे। उसने पुली को खींच कर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अब हिप एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ग्लूटियस मैक्सिमस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास हिप एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। मेजर मसल्स कौन कौन से हैं? और मेजर जो है लैटरल पेल्विक टिल्ट में भी यही सीन है। हमारा पेल्विस जो है यहाँ पे जब मसल्स थे यानी ग्लूटियस मीडियस था, ग्लूटियस मीडियस जब कॉन्ट्रैक्ट करता था तो हमारे पास ये वाली मूवमेंट हो जाती थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एबडक्टर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने एबडक्शन करानी है हिप की, हमें पेल्विस की मूवमेंट नहीं चाहिए। तो ऊपर जो क्वाड्रिस लंबोरम लगे हुए ऑपोजिट साइड के, अब यहाँ पे हिप एबडक्शन हो रही है तो क्वाड्रिस लंबोरम खींच के रखेगा ताकि पेल्विक शिफ्टिंग, पेल्विक टिल्टिंग ना हो जाए, ठीक है। ये बात होगी। उसके अलावा हम लोगों ने एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देख लिया, इसको डिटेल में पेल्विक शिफ्टिंग का ये बहुत सिंपल कहानी है, यहाँ पर बस बोंगी लिखी हुई है, स्किप करना है तो बेशक कर दो, हम लोग डायरेक्टली आगे मैंने ये पढ़ाना है। अच्छा, इसके अंदर क्या सीन है कि पेशेंट जब नॉर्मली खड़ा होता है तो हमारी जब मैंने ब्लॉक्स वाली कहानी की थी ना स्पाइन के अंदर, कि अगर एक ब्लॉक आगे को शिफ्ट होता है तो पीछे वाले एक दूसरे ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसमें वही कहानी की जब पेशेंट प्रॉपर अपराइट खड़ा होता है ना तो उसका थॉरेक्स जो है वो थोड़ा सा पीछे को एक्सटर्नल, खुद भी अपराइट खड़े हो, देखो जो आपका शोल्डर रिट्रैक्ट किए होते हैं, बिल्कुल अपराइट थॉरेक्स को पीछे करके खड़े होते हो, अपनी पेल्विस को एंटी, नॉर्मल जब पेशेंट अपराइट खड़ा होता है ना उसकी हल्की सी फीमेल्स में ज़्यादा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आती है। तो जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाला ब्लॉक आगे हुआ तो हमें ये जो है थॉरेक्स थोड़ा सा पीछे को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब ये वाला ब्लॉक आ गया तो ऑब्वियसली हमें हिप एक्सटेंशन में खुद खड़े होकर देखो, नी वाली भी आपकी एक्सटेंशन में जाएगी, आपका हिप भी थोड़ी सी एक्सटेंशन में चलेगी, आप ऐसे अपराइट होकर खड़े होगे, ठीक है। ठीक है, ये वो बात होगी। लैटरल पेल्विक टिल्ट भी कहानी भी सारी हम लोग पढ़ चुके हैं। लैटरल पेल्विक टिल्ट के आगे जो ट्रेंडलैंड साइन वाला, ठीक है, हमारे पास ये जो पेल्विस होती है, पेल्विस के जो ग्लूटियस मीडियस मसल्स होते हैं, अब हमें ये क्रॉस मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला ग्लूटियस मीडियस है, अब ये देखो ये एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूटियस मीडियस लगा हुआ है, अगर पेल्विक इस तरफ को शिफ्ट करिए ग्लूटियस मीडियस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पेल्विस को सीधा कर देगा, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील वाला रोल है। उसके बाद जब ये वाली जो हमारे पास पूरी की पूरी स्पाइन है वो इस तरफ को लैटरली शिफ्ट करिए तो ये वाला ग्लूटियस मीडियस है उसको खींचेगा और सही मूवमेंट कर देगा। अगर कोई भी ग्लूटियस मीडियस खराब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस खराब हो गया है तो जो पेल्विक शिफ्टिंग लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, ये ट्रेंडलैंड साइन में हम लोग यही देखते हैं, ठीक है। तो ये उसमें उसकी पैथोलॉजी उसका सारा बता दी कि पेल्विक ड्रॉप किस तरह होता है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद अब आ जाते हैं लंबो फेमरल पेल्वी फेमरल मोशन के अंदर, ये वाइवान पूछ लेते होते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर नजर आ रहे थे, हाँ ठीक है। अच्छा, पेल्वो फीमेल रिदम हमारे पास क्या है कि पहले हम लोगों ने स्कैपुलोथोरैसिक रिदम, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम भी देख ली, उससे पहले हम लोगों ने स्पाइन की रिदम भी देख ली। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक पेशेंट जो है वो खड़ा है, अपराइट खड़ा है, नीचे कोई चीज़ गिर गया और ये ऐसे बेंड करके फ्लेक्स करके चीज़ उठाना चाह रहा है, तो इसके अंदर 2-3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। इनिशियली हमारे पास क्या होता है, जब पेशेंट बेंड कर रहा होता है ना तो आपकी जो पेल्विस होती है वो स्टेबलाइज करने के लिए पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है उसका, ठीक है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ, आपकी सारी स्पाइन जो है यहाँ से खुलना शुरू होगी, स्पाइन के मसल्स ने अपने आप को पीछे को जकड़ लिया, ठीक है, कि आराम आराम से स्टेबलाइज तरीके से जो पेशेंट है वो नीचे को बेंड कर रहा है, पूरा का पूरा ट्रंक का वजन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी, पूरा का पूरा ट्रंक का वजन नीचे को जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी पेशेंट अब 45 डिग्री तक ही गया होगा कि सारे के सारे मसल जो है, सारे इनर्ट स्ट्रक्चर्स है, सारी बोन है वो टॉट हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा और ढीला नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ आप नीचे को जा रहे हो, रबर बैंड ने पीछे स्टेबलाइज किया हुआ है, नीचे जा रहा है, रबर बैंड इससे ज़्यादा स्टेबलाइज कर नहीं सकता, अगर आप इससे नीचे जाओगे तो यू नीड अनदर सपोर्ट। इसमें क्या होगा, जब सेकंड फेज आएगी, सेकंड फेज के अंदर आपकी जो ये पेल्विक टिल्ट है ना, ये पोस्टीरियर की बजाय ये एंटीरियर शिफ्ट करेगी। जब आपकी एंटीरियर आप खुद नीचे अपने ऊपर करके देखा करो यार, सबसे ईजिएस्ट तरीका वही समझने का होता है। इसके अंदर क्या किया, 45 डिग्री से नीचे सारी पेल्विस आपकी जो है, सारी जो स्पाइन है वो सारे खींचे हुए, टॉट हुए, उन्होंने पूरा वजन अपनी तरफ से उठा लिया। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगी और आप थोड़ा सा और नीचे झुकोगे, आप 90 डिग्री तक, 120 डिग्री तक नीचे झुक के अपना सामान उठा सकते हो, ठीक है, बगैर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट लूज किए, गिरे बगैर, ठीक है। ये है हमारे पास पेल्वी फेमरल रिदम। और इसी तरह जब हम लोग
जब हम लोग उठने लगते हैं तो सबसे पहले आपकी जो एंटीरियर शिफ्ट होती है वो पहले पोस्टीरियर जाती है, फिर आपकी स्पाइन सीधी होती है, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर कोई पैथोलॉजी वगैरह नहीं है, समझाने वाला है भी नहीं। पैथोमैकेनिक्स बोंगी है, ये मैं जल्दी गुजार देती हूँ। डिग्री इसके अंदर ना मैंने इसको वेल्गस कोलैप्स से बदल लिंक किया हुआ है, क्योंकि जब भी हिप की पैथोलॉजी होगी वो हमेशा आपको जो है नी के साथ भी रिलेट कराएगी। तो मैं एक दफ़ा क्यू एंगल बता देती हूँ, और साथ एक और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, आगे भी इसका नी में भी बहुत फ़ायदा होगा, दैट इज़ बोस्टिंग इफेक्ट, ठीक है। वो भी मैं आगे बता दी यहाँ पे, हाँ ठीक है, बोस्टिंग इफेक्ट। अच्छा, इसके अंदर अगर उन्होंने बात की है कि मसल टाइटनेस की, ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, अगर हिप फ्लेक्सर्स, यार ये देखो ये वही सारी स्पाइन की कहानी का लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा अगर हिप फ्लेक्शन टाइटनेस होगी, इसको छोड़ दो। हम स्किपिंग दिस, अगर एडक्टर्स टाइट होंगे तो आपके एडक्टर्स टाइट होंगे तो आपकी जो नी है, अच्छा मसल वीकनेस भी पर ये देख लो, अगर आपके एडक्टर्स टाइट होंगे तो हाँ ये वाले मसल्स टाइट है, ठीक है, यहाँ पे पेल्विस लगा हुआ है, तो आपके मसल्स, आपकी जो बोन है वो अंदर को जाएगी, ठीक है। जब अंदर को जाने का इसको हम लोग बोलते हैं वेल्गस स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। वेल्गस स्ट्रेस जो फोर्स है, अच्छा ये वेल्गस और वायरस में डिफ्रेंशिएट कर लो कि जो वेल्गस स्ट्रेस होता है वो इनवर्ड होता है, ठीक है, वेल्गस, और जो वायरस स्ट्रेस होता है वो आउटवर्ड होता है। जब इस पर वेल्गस स्ट्रेस पड़ेगा एडक्टर टाइटनेस की वजह से, तो नीचे हमारे पास वायरस फोर्सेस पड़ी होंगी। नहीं, अगर मैंने उल्टा कर दिया, मैं एक दफ़ा देख पाती हूँ। अच्छा हाँ, ये बता सही रही थी, हमने ये उल्टा कर दिया था। जो इनवर्ड फोर्सेस लग रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको स्किप करो, बिल्कुल एनाटॉमी के ऊपर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेल्विस है, ठीक है, ये हमारे पास बोन है, तो जो इनवर्ड फोर्सेस लग रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं वायरस स्ट्रेस, ठीक है। वायरस स्ट्रेस जिसकी वजह से नी के ऊपर वेल्गस स्ट्रेस लगेगा। अब ये बोन के लिहाज से देखो कि जो बाहर को, अब देखो पूरी की पूरी बोन बाहर को जा रही है ना, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं वेल्गस, ठीक है। एल्बो में ये होता है, फीमेल में वेल्गस स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एल्बो है, तो जो बाहर को होती है इसको वेल्गस बोलते हैं, ठीक है, वेल्गस वायरस स्ट्रेसेस। अब जब इसके अंदर एडक्टर टाइट है और एबडक्टर वीकनेस आ रही है, ठीक है, एडक्टर ने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है, पूरी की पूरी वायरस फोर्स लगी है फीमर पे, तो नीचे जो हमारे पास ये है नी के ऊपर भी ऑब्वियसली कनेक्टेड है, ठीक है, सारी की सारी पुलिस का कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर एक्सेसिव अंदर को जा रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, बॉडी की बेस ऑफ सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए इसको वेल्गस स्ट्रेसेस देने पड़ेंगे। जब इसके ऊपर एक्सेसिव वेल्गस फोर्स लगेगी तो नी के ऊपर भी एक्सट्रीम हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारे पास जो नी के नीचे पैटेलो-फेमरल लिगामेंट होता है ना, जो पूरी की पूरी फीमर को, उसमें हिप फ्लेक्जन को और नी एक्सटेंशन में रोल प्ले कर होता है, उसके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ेंगे। सब बस ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद आगे ये सारी की सारी हाइपोमोबिलिटी की मैं वो एटियोलॉजी पहले बता रही हूँ। इसके अलावा पेरिफॉर्मस सिंड्रोम, ठीक है, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या होता है, ये ना शैटिका की तरह का होता है, इसको हम लोग सूडोशैटिका भी बोलते हैं। ये मैंने क्लिनिकल केस में देखा था कि पेरिफॉर्मस, हमारे पास जो पेरिफॉर्मस मसल होता है इसका एबडक्टर्स लगे होते हैं ना, इनके दरमियान में से ये पोस्टीरियर पेल्विस बता रही हूँ, ठीक है। शैटिक नर्व नीचे को गुजरी होती है, ठीक है, नीचे को पास करिए। अब हमारे पास अगर पेरिफॉर्मस में है क्या, मेजर एबडक्टर है, ठीक है, हमारी हिप का, ठीक है। अगर ये टाइट हो गया, और ये मोस्टली टाइट होता है अगर आप हार्ड सर्फेस के ऊपर बैठ रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एबडक्शन एक्टिविटीज़ करें तो परफॉर्मेंस टाइट हो गया। इसकी वजह से शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस करेगी, और हमारे पास जो सिम्टम है वो सिर्फ नी तक जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। मसला तो हिप के मसल्स का था, तो ये हिप के हाइपोमोबिलिटी और हिप के सिंड्रोम्स में आ जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद आगे ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोंगी थिंग्स, इसको इतना ज़रूरी भाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाह रहा है फॉर द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, तो बस ये टेंसर फेशियल लैटर ग्लूटियस मैक्सिमस के आगे पीछे जो है ना पूरा गिर्द घूम रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। मेजर हमारे पास एक्सटेंसर ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगर टेंसर फेशियल लैटर उसके ऊपर ओवरलोड कर लेता है, यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस वीक होगा, टेंसर फेशियल लैटर ज़्यादा फोर्सेस प्रोड्यूस करा है, मैं सर्जरी से बता रही हूँ, ठीक है। सोचो, अब हमारे पास है ये पेल्विस है, ठीक है, हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे लगा हुआ है, ग्लूटियस मैक्सिमस मेजर एक्सटेंसर है, ठीक है। टेंसर फेशियल लैटर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। अगर ग्लूटियस मैक्सिमस वीक हो गया, टेंसर फेशियल लैटर ही एक्सेसिव एक्सटेंशन करा रहा है, हिप की एक्सटेंशन करा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखो कि ये नी के ऊपर भी एक्सेसिव वजन लगा रहा है, ठीक है, नी के ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस फोर्सेस लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ की नी की इंस्टेबिलिटी और नी की मोबिलिटी ख़राब हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही ये मैंने डोमिनेंस की बात कर दी है इधर, ठीक है। क्यू एंगल, ये सारा यार ये नी के अंदर का आपने क्यू एंगल पढ़ा हुआ है तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। इसके अंदर बस एक दो बातें क्यू एंगल की समझ लो कि हमारे पास क्यू एंगल बताओ क्या होता है। ये दिस इज़ दी हमारे पास फीमर, ठीक है, दिस इज़ दी नी का पूरी की पूरी नीचे वाली बोन, ठीक है, शिन बोन। अब ये जो एंगल बना रही है ना, फीमर कभी भी सीधी नहीं होती। फीमर का क्या होता है, फीमर अगर आप फ्रंट से देख रहे हो ना तो ये थोड़ी सी इस तरह एडक्टेड पोजीशन में होगी, और अगर आप इसको लैटरल करके देख रहे हो तो दिस इज़ नेवर स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है। अब मैं लैटरली फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट साइड लाइन में खड़ा हुआ है, ये पेशेंट का ट्रंक है, स्पाइन है, ये पेल्विस है, तो जो फीमर होती है वैसे थोड़ी सी इस तरह टिल्टेड होती है और नीचे नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अच्छा इसको क्यू एंगल बोल रहे हैं। टेंसर फेशियल लैटर की बात करें थे, खुद सोचो कि टेंसर फेशियल लैटर साइड के ऊपर पूरी की पूरी बोन के ऊपर लगा हुआ है। अगर वो टाइट हो रहा है तो नीचे से हमारे पास नी के ऊपर भी तो लगा हुआ है, पूरी बोन के ऊपर। अगर ये स्ट्रेच होगा, खींचेगा, शॉर्टन हो जाएगा, तो हमारी जो नी की फोर्सेज हैं वो यूँ बेंड करेंगी हमारी पूरी की पूरी बोन को, तो वेल्गस स्ट्रेसेज यहाँ पे भी जनरेट हो गए। तो शॉर्टन या टाइटन फेशियल लैटर क्या फोर्सेज जनरेट करता है, वेल्गस फोर्सेज जनरेट करता है, क्यू एंगल को ज़्यादा बढ़ाता है। ये वाला एंगल जनरेट हो रहा है ना पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये फीमर के दरमियान में, जितना ज़्यादा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा
टेंसिल फेशियल टाइटन होगा, इसको बाहर निकालेगा, उतनी ज़्यादा ये जो एंगल है इसकी फोर्सेज जनरेट होंगे, तो क्यू एंगल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस ये क्यू एंगल की बात होगी, वेल्गस कोलैप्स की बात होगी। उसके अलावा हाँ, अब शॉर्टन पोस्चर है तो आपकी जो स्पाइन है ना टेंसिल फेशियल टाइटन हुआ है और वो ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकता, इसमें नीचे से नी को भी खींचा हुआ है, अगर और ज़्यादा टाइटन है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी पेल्विस को एंटीरियरली शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी बोंगे, इसको बस वैसे रटा लगा लो इस बात को कि जो स्पाइन है ना हमारी, जो हमारे पास टेंसिल फेशियल है साइड के ऊपर, टेंसिल फेशियल को के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि ये मसल है इससे ज़्यादा खींच नहीं सकता, तो उसने स्पाइन को भी अपनी तरफ को खींच लेना है। स्पाइन या तो लैटरली शिफ्ट हो जाएगी या एंटीरियरली शिफ्ट हो जाएगी, और पेशेंट जो है स्लाउज पोस्चर के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में स्लाउज पोस्चर हो जाता होता है, लॉर्डोसिस और थोरेसिस, ठीक है, थोरेसिक काइफोसिस में। उसके अलावा वापस यही वो है कॉक्सा वेरा और वेल्गस वाली बहुत ज़्यादा इसमें ओवरलोडिंग हो गई है। एक ही सारा का ये मसला है कि एक पैराग्राफ में मैंने 36 बातें की हुई थी, इसमें इतने कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक पैराग्राफ को भी दिन लग जाए पूरा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अच्छा जो ये पेल्विस है, ठीक है, हम लोगों ने वेरस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि वेरस फोर्सेस क्या होती हैं अंदर को, अगर आपकी पेल्विस एक्सेसिवली अंदर को जाएगी तो इसके साथ हमेशा बाकी फोर्सेस वेल्गस में जाएंगी। अगर कॉक्सा वेरा होगा तो जीनू, हाँ पास करो बस ये। अच्छा, कॉक्सा वेरा के साथ हमेशा जिन्यू वेल्गम एसोसिएट होगा, और उल्टा कर लो इसको हम लोग नॉक नीज में बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास एक्सेसिव कॉक्सा वेल्गा होगा तो उसके साथ हमेशा जीनू वेरम होगा, ये नीज हमेशा कनेक्ट है, इससे ऑपोजिट, क्योंकि बेस और सपोर्ट बैलेंस करने ना पूरी बॉडी ने, तो कॉक्सा वेरा जीनू वेल्गम, कॉक्सा वेल्गा और जीनू वेरम, ठीक है, ये हमेशा ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। इसको नॉक नीज बोलते हैं, इसको बोर्ड लेग्स बोलते हैं, जो हमारे पास वो ऑस्टियो वाले बच्चों में भी हो जाता होता है, ऑस्टियोमलेशिया वाले बच्चों में, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं मेजर सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट के ऊपर भी, इसकी जो है मसल फंक्शन है, ये हमारे पास एससीक्यू में भी आता होता है। इसके अंदर सबसे पहले कहानी है, मेरे पास कोई डमी नहीं है तो आप इसके ऊपर ही मैं पूरा बना के समझाऊंगी। हमारे पास हिप फ्लेक्सर, सबसे पहले ये कहानी मैं स्पाइन में भी बता चुकी हूँ कि हिप एक तो होता है हमारे पास प्राइम मूवर, जो हम लोग सेकंड ईयर काइनेजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं। प्राइम मूवर जो होते हैं वो मेजर एक्टिविटी प्रोड्यूस करा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हिप फ्लेक्शन है तो इलियोसॉस प्राइम मूवर है, वो आपकी हिप फ्लेक्शन करा रहा है। लेकिन जो आपके जो एंटागनिस्ट मसल्स होते हैं ना, एंटागनिस्ट मसल एज अ स्टेबलाइजर, एज अ कंट्रोल्ड एक्टिविटी, वो भी सोचो कि अगर ये मूवमेंट हो रही है तो पीछे वाले मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल छोड़ रहे हैं ताकि एकदम से हिप फ्लेक्शन ना हो जाए, ठीक है, कंट्रोल मूवमेंट हो रही है। तो आपके जो पीछे वाले स्टेबलाइजर होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, उनमें टाइटनेस है, उनमें वीकनेस होगी तो आपके गेट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग अब हिप फ्लेक्सर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हिप फ्लेक्सर की एक्टिविटी कि हिप फ्लेक्सर का रोल क्या क्या होता है। अब हिप फ्लेक्शन के अंदर हमें ऑलरेडी पता है, जब पहले तो इससे पहले तो जो आपकी नॉर्मल स्टांस और स्विंग फेज का थोड़ा सा सर्जरी सा आइडिया ले लो कि जो हमारे पास स्टांस फेज होती है ना, नॉर्मल बॉडी मूवमेंट क्या हो रही होती है इसके अंदर। अगर अच्छा इसी के ऊपर देख लो कि जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, हमारा एक वाली जो दूसरी इस हम लोग एंटीरियर लेग को थोड़ा मेजर ले लेते हैं, या इस तरह चल रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले हील स्ट्राइक करती है, ठीक है, हील स्ट्राइक करती है। फिर उसके बाद जो पेशेंट है वो डायरेक्ट पूरी की पूरी हील का से टच करता है, पूरा वेट बेरिंग करता है, और उसके बाद वेट बेरिंग के बाद ये पूरी फेज है ना, वेट बेरिंग के बाद जब आखिरी लेवल के ऊपर हम लोग ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। थर्ड फेज में क्या है, थर्ड फेज में ये पेशेंट की जो है हिप है, ये नी है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल सिर्फ अपने टोज को लगाते हैं और अपने पाँव को उठा लेते हैं। ये पूरे वॉक पैटर्न में फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं, इस तरह चल रहे हैं तो हम लोगों ने हील स्ट्राइक की, पूरा का पूरी की पूरी वेट बेरिंग की, नजर आ रहा है, पूरी की पूरी वेट बेरिंग की। वेट बेरिंग के बाद हम लोगों ने अपने टोज को टच किया और बाद में अपनी उसको उठा लिया। तो ये जो पूरी जिसमें हमारे पास हमारे पूरा का पूरा पाँव टच हो रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टांस फेज, ठीक है। ये हमारे पास लोडिंग फेज होती है, इसमें आपने हील टच की, उसके बाद आपने यहाँ पे पूरा का पूरा वजन डाला हुआ है इस टांग के ऊपर, और दूसरी वाली टांग स्विंग फेस के अंदर है, दूसरी वाली टांग उठाई हुई है, ये भी मैं गेट पैटर्न बता रही हूँ नॉर्मल, ठीक है।